मैंने 24 में ददरौल विधानसभा से उपचुनाव में टिकट मांगा, नहीं दिया गया, मुझे नहीं मिला। तो आप जरा समझाएंगे कि पीडीए क्या है? बिल्कुल। हमारे बीच में आज नहीं है स्वर्गीय हमारे दादा श्री कोविद कुमार सिंह जी। उनके साथ उनकी उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा, लेकिन जब इंसान को जरूरत हो उस समय करना चाहिए। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी की उंगली पकड़कर उन्होंने मुझको राजनीति में एंट्री दिलाई। उनकी जमीनों पे कब्जा किया जाता, उनको फर्जी मुकदमों में फंसाया जाता है। जिसको भी मिलेगा पूरी ईमानदारी से, पूरी वफादारी से उसको जिताकर यहाँ से विधानसभा भेजने का कार्य करूंगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना राहुल ठाकुर उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल मसाला आपके प्रोग्राम संघर्षों की कहानी अपनी जुबानी में एक नए मेहमान के साथ। आवाज़ जो हमारे साथ मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं और सभी लोग आप उनको जानते होंगे, बहुत ही मेहनती हैं और अपनी दम पर अपनी पहचान बनाई है। स्वागत है भाई लखन प्रताप जी आपका। धन्यवाद छोटे भाई राहुल सिंह जी, और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देंगे या जो आपने ये नया चैनल बनाया है और जो जनता मसाला, जो जनता की आवाज़ है, जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य आप लोगों ने ठाना है और कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको बधाई। हमारा पहला सवाल सबसे एक ही रहता है कि हम लोग जो हैं शुरुआत में जो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं तो किन परिस्थितियों से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है, कैसे हुई, कहाँ से? बिल्कुल, पहले तो इस आपके चैनल के माध्यम से सभी जनपद वासियों को मेरा प्रणाम और नमस्कार, और होली और ईद की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सभी को। मित्रों, मैं एक किसान का बेटा हूं और कटरा विधानसभा में हमारा गांव पड़ता है हवासपुर। हमारे पिताजी श्री अतर सिंह एक किसान हैं और मैं एक उनका बेटा हूं, और किसानी खेती से हम लोग यहां तक आए हैं। हमारे पास में ही सलेमपुर पहरा पड़ता है, वहां पे इंटर कॉलेज है, गुरुकुल है, स्वामी सुखदेवानंद। मैंने 6 तक की पढ़ाई स्वामी सुखदेवानंद सलेमपुर पहरा से की। उसके बाद मैंने 6 से इंटर तक की पढ़ाई स्वामी सुखदेवानंद इंटर कॉलेज मीरानपुर कटरा में है, उससे की। और इंटर पास करने के बाद मैंने बीए में एडमिशन लिया, लेकिन बीए मैंने कंप्लीट नहीं किया। करने के बाद मैं व्यापार में पड़ गया था और मैंने आगे की ज़्यादा पढ़ाई में नहीं कर पाया, बीए कंप्लीट नहीं कर पाया था। दूसरा हमारा ये सवाल है कि ये राजनीतिक करियर की शुरुआत, कि आप वहाँ से गांव से निकलकर राजनीति में कैसे पहुँचे? राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? राजनीति की जो शुरुआत हमारी है, हमारे बीच में आज नहीं है स्वर्गीय हमारे दादा श्री कोविद कुमार सिंह जी। उनके साथ उनकी उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा, और इस क्षेत्र में, इस जनपद में उनकी वजह से हमको जान और पहचान मिली। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ और बड़े होकर जब मैं आगे निकला तो हम सबके नेता, देश के नेता, प्रदेश के नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी की उंगली पकड़कर उन्होंने मुझको राजनीति में एंट्री दिलाई, और मैं उनका आभारी हूं और उस परिवार का आभारी हूं जिन्होंने एक छोटे से इंसान पर, मैं गांव से निकलकर वहाँ पहुँचा और उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास किया, इतना भरोसा किया और मुझको प्रदेश में स्थान दिया, अपनी पार्टी में प्रदेश महासचिव बनाया, और अपने बेटे की तरह हमेशा हमको सम्मान और प्यार देते हैं। उसके लिए उनका और उनके परिवार का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक वीडियो हम लोगों ने सोशल मीडिया बहुत देखा है, बहुत वायरल भी चला था उस समय, कोविड के समय का, कोविड-19 के समय का, जब देखा जा रहा था कि लोग अपने परिवार से भी दूर रहना चाहते थे। कहीं किसी को सर्दी जुकाम हो जाए, कोरोना हो जाए, कहीं हमको न हो जाए, सब दूर दूर भाग रहे थे, रिश्तेदारों से भी नहीं मिल रहे थे। उस कोविड के काल में, आपत्ति के समय में, जब सबसे दूर भाग रहे थे, आप जो है जनता के बीच जा रहे थे, सबको खाना बांट रहे थे, सैनिटाइजर और मास्क, तरह तरह की जो सुविधाएं जनता तक पहुंचा रहे थे, तो डर नहीं लग रहा था कहीं हमको भी हो जाए, ना जाएं, घर पे बैठे आराम से? मौत का डर तो सभी को लगता है जी, और कोविड नहीं था, ये तो मौत का खेल हो रहा था पूरे देश में। पूरे बेड में आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारे परिवार उजड़ हो गए, हमारी माताएं बहनें विधवा हो गई, हमारे माँ बाप की गोदियाँ खाली हो गई, कि कितने लोगों की जान चली गई कोविड के समय। आपने देखा होगा हमारे भी छोटे छोटे बच्चे थे। हमारा एक बेटा 7 साल का था उस समय, एक बेटा हमारा 10 साल का था। हमको भी डर लगता था, लेकिन हम लोग इंसान हैं और भगवान ने भी कहा है कि नर सेवा नारायण सेवा होती है। जब बुरा वक्त, असली इंसान वही है, असली समाज सेवी वही है। जब बुरे वक्त पे किसी के साथ आप खड़े होंगे, वही असली सेवा होती है, वही असली इंसान होता है। उस समय क्या था, लोगों को जरूरत थी जनप्रतिनिधियों की। जो हमारे जनपद में तमाम जनप्रतिनिधि थे, मैं तो कुछ भी नहीं था, एक किसान का बेटा था, छोटा मोटा अपना व्यापार करता हूं, जिससे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। लेकिन उस समय लोगों को जरूरत थी जनप्रतिनिधियों की, पैसे वालों की, कि जिस तरीके से जो हमारे प्रवासी भाई दूसरे राज्यों में काम करते हैं। होता क्या, देहात क्षेत्र में जो हमारे प्रवासी लोग होते हैं
वो देहात में गांव से 8-8, 10-10 साल दूसरे राज्यों में काम करते हैं, और जब वहाँ काम करते हैं गांव में कच्चे मकान उनके होते, सारे मकान खंडर हो जाते हैं। जब कोविड का समय था हमारे देश में, हमारे जनपद में, आपने देखा होगा पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सारे कारखाना, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। हमारे प्रवासी भाई जब अपने गांव, अपने राज्य, पैदल सड़क मार्ग से अपने घर आए कि जब कोई वहां रोजगार नहीं था तो वो क्या खाते, वहां पे क्या पीते, इसलिए उनको अपने गांव, अपने घर आना पड़ा। और उस समय जब वो अपने घर आए थे, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो दर्द मैंने देखा है, मेरे आंसू निकल आते थे। मैंने जाकर देखा उनके पास रहने का कोई साधन नहीं था, मार्केट में लॉकडाउन लगे हुए थे, उनके पास ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं थी कि वो तरपाल लेके तंबू बना लें, झोपड़ी डाल लें, कि सारी मार्केटों में लॉकडाउन था। वो बेचारे खुले में रहने के लिए मजबूर थे, खाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था, पीने के लिए जल की कोई व्यवस्था नहीं थी, राशन नहीं था। और उस समय कोई हमारे जनप्रतिनिधि कहीं निकल के नहीं जा रहे थे कि सबको डर था मौत का, अपने परिवार का, कि हमको कहीं कोविड ना हो जाए, हमारी कहीं जान न चली जाए, हमारे द्वारा किसी हमारे परिवार के सदस्य को कोविड ना हो जाए। तो हर इंसान अपनी जान बचाए पड़ा था। लेकिन इस भाई ने जान से भी बढ़कर मेरे लिए आज भी जनता है, वो गरीब लोग हैं, मेरी जान भी चली जाएगी उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, तो मैं कभी ना पीछे हटा, ना हटूंगा। आपने देखा होगा, इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है हिंदुस्तान में, कि पैसे वाले तो पैसे से बहुत मदद कर सकते हैं, तमाम मदद कर देंगे, लेकिन जान हथेली पे रख के, जनता के बीच, जान के हथेली पर रखकर जनता के बीच जाना बहुत कम लोग मिलेंगे। अगर मुझे कोई लालच होता या मुझे कोई दिखावा करना होता तो मैं पैसे से पैसा भिजवा देता लोगों के पास। मैंने देखा पूरे जनपद में जा जाकर कि वास्तव में किसको जरूरत है, कौन परेशान है। मैंने पूरे जनपद में जो ऐसे गांव थे वहां जा जाकर, सुबह 10 बजे मैं निकलता था, रात के 10 बजे मेरी गाड़ी आती थी, और एक दिन नहीं 4 महीना कंटिन्यू, एक दिन भी बारिश, आंधी, तूफान आया होगा, आपने हमारे वीडियो देखे होंगे, आंधी आ रही थी, बारिश हो रही थी, बारिश में भी आपके भाई के कदम नहीं रुके। और लोगों के पेट भरने के लिए मुझे मालूम था उनका दर्द। ऐसी माताएं, बहनें, बुजुर्ग हमारे थे जिनको 8-8 दिन खाना नहीं मिला, घरों में कैद हो गए थे, उनको खाना देने का कार्य, उनको राशन देने का कार्य, उनको रहने के लिए जो व्यवस्था मैं कर सकता था उनको कपड़े देने का कार्य। और जो हमारे प्रवासी भाई दूसरे राज्यों में फंसे थे, जिनके पास आने जाने का कोई साधन नहीं था, किराया नहीं था, उनको भी मैंने जो मदद कर सकता था कोविड के समय मैंने की। आज तो बहुत समाज सेवी हैं, समाज सेवी बताते हैं, और समाज सेवा करना इससे बढ़िया, इससे पुण्य का काम कुछ नहीं है, सबको करना चाहिए, लेकिन जब इंसान को जरूरत हो उस समय करना चाहिए। खाली बातों से काम नहीं चलता है। जनता के दिलों में बसने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तभी उनके दिलों में राज कर पाओगे। सही बात। तो आप एक, हम वीडियो इस समय जो प्रेजेंट में देखते हैं, फोटो भी आपके बहुत पड़ते हैं, एक कार्यक्रम चला रहे हैं आप पीडीए के बैनर तले, बहुत कार्यक्रम आपके लग रहे हैं। तो पब्लिक ये पूछ रही थी, जो गांव के लोगों को नहीं समझ में आता कि पीडीए क्या है, तो आप जरा समझाएंगे कि पीडीए क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की जो सोच है जी, वो पढ़े लिखे नेता हैं, देश के नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं जी, और बाहर से पढ़ के आए, उनको मालूम है जनता का दर्द, वो जानते हैं, समझते हैं। उनको पता है कि आज हमारा दलित, हमारा पिछड़ा कोई मतलब एक जात नहीं है, पिछड़े का मतलब वो हमारे हाई कास्ट में भी, बैकवर्ड में भी, दलित में भी, मुस्लिम में भी, जिनका कोई सम्मान नहीं है, जिनके पास कोई साधन नहीं है, जो आज भी दबे पड़े हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे लोगों के लिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए फार्मूला अपनाया है, उनकी जो सोच है, उनके दिल में जो भावना है, जो हमारे दलित हैं, हमारे पिछड़े हैं, हमारे अल्पसंख्यक सभा के लोग हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारे आदिवासी हैं, हमारे हाई कास्ट के जो ऐसे लोग हैं जिनकी विचारधारा बीजेपी से नहीं मिलती है, और जिनकी विचारधारा समाजवादी पार्टी के साथ है या और दलों के साथ है, और बीजेपी के लोगों के द्वारा उन पर अत्याचार किया जाता, उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जाता, उनको फर्जी मुकदमों में फंसाया जाता है। ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरे देश और देश में आह्वान किया सभी समाजवादियों के लिए कि आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, है संदेश उनके पास तक पहुंचाइए कि आपकी मदद करने के लिए आपका बेटा, आपका भाई आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रदेश में खड़े हैं। आप लोग एक होकर आइए, आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए इस समाजवादी पार्टी जो है, दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो हाई कास्ट में भी अगले भी आते हैं, जिनका कोई सम्मान और जिनका कोई स्वाभिमान इस पार्टी में नहीं है, उनको न्याय और सम्मान दिलाने
गिराने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का गठन किया है। और मुझे विश्वास है आने वाले 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए की सरकार होगी और देश प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव होंगे। मुझे विश्वास है देश की जनता को, प्रदेश की जनता को निश्चित ही न्याय मिलेगा। आपने देखा होगा जब समाजवादियों की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी 12 से 17 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कभी जाति धर्म को देखकर राजनीति नहीं करी कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप ठाकुर हैं, आप पंडित हैं, आप यादव हैं। उनकी जितनी योजनाएं थी, चाहे 100 नंबर, चाहे एम्बुलेंस, चाहे किसानों को कर्जा माफ़ी, चाहे रोटों की व्यवस्था, चाहे विधवा पेंशन, हमारी कन्याओं के लिए धन, चाहे लैपटॉप की व्यवस्था, ये किसी जाति बिरादरी को देख के उन्होंने नहीं किया। सभी जाति सभी धर्म के लोगों को साथ लेके चलने का कार्य किया था। हमारे किसानों के लिए कितनी योजनाएं थी, मुफ्त में सिंचाई, खाद की व्यवस्था, उनकी फसल की बीमा की व्यवस्था, तमाम ऐसी योजनाएं थी जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रदेश को दी। अभी आपने इतनी प्रशंसा की आदरणीय अखिलेश यादव जी की और समाजवादी पार्टी की भी, तो 2022 में आप तिलहट से टिकट मांग रहे थे, आपको नहीं दिया गया। आपने 2024 में ददरौल से भी मांगा, नहीं मिला। उसके बाद भी आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं और साथ ही पब्लिक ने ये पूछा है कि ये बात जरूर पूछना लखन भैया से कि आपने 2 बार टिकट मांगा, नहीं दिया, फिर भी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया। इसने जो है आदरणीय मुलायम सिंह की ये फोटो के साथ जो अभद्रता भी की थी। तो ये पब्लिक का क्वेश्चन है, हमारा नहीं, ये पब्लिक का पूछना। उनको दे दिया, फिर भी आप इतना राजी क्यों हैं? मैं उस परिवार का, मैं समाजवादी पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। इसके साथ एक सवाल और जोड़ रहा हूँ, जैसे कई समाजवादी नेता जो है इस समय भाजपाई हो गए, आपके पास भी ऑफर आए होंगे, तो ऐसा क्या आपने मान लिया या क्या समाजवादी आपको दे रही जो आप समाजवादी छोड़ने को तैयार नहीं? मैं इस पे भी बात करूंगा। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया कि आपको 22 में आपने टिकट मांगा, 24 में मांगा, आपको नहीं मिला। मैं सबसे पहले एक पक्का समाजवादी हूँ, जो होना चाहिए जी। समाजवादी का मतलब है, मेरा मतलब टिकट ही लेना मेरा उद्देश्य नहीं है जी। मैं सच्चा सिपाही हूं समाजवादी पार्टी का। मैंने 22 में टिकट मांगा, बिल्कुल मांगा, नहीं मुझको नहीं मिला। मैंने पूरी ईमानदारी से, पूरी वफादारी से अपने जनपद में और पूरे प्रदेश में सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों ने, जनपद के लोगों ने देखा होगा, मैंने पूरे प्रदेश में, पूरे जनपद में समाजवादी पार्टी को लड़ाने का काम किया जी। मैंने 24 में ददरौल विधानसभा से उपचुनाव में टिकट मांगा, नहीं दिया गया, मुझे नहीं मिला। मैंने पूरी ईमानदारी से, पूरी वफादारी से समाजवादी पार्टी को लड़ाने का कार्य किया होगा। और जिनको टिकट भी मिला था उनको भी मैंने फ़ोन करके कई बार कहा मुझे कहाँ लगना है, कहाँ जाना है। मैं 24-27 में फिर 27 के लिए विधानसभा से टिकट मांग रहा हूँ। ददरौल की जनता का पूरा प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। अगर बाई चांस किसी परिस्थितियों में मुझको टिकट नहीं मिलता है, जिसको भी मिलेगा पूरी ईमानदारी से, पूरी वफादारी से उसको जिताकर यहां से विधानसभा भेजने का कार्य करूंगा। मुझे प्रत्याशी से मतलब नहीं है, मुझे आदरणीय अखिलेश यादव जी से मतलब है, उनके चेहरे से मतलब है। 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाह रहा हूं। पूछना चाह रही है कि आप अखिलेश यादव के लिए इतनी प्रशंसा करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जाता है जो समाजवादी की विचारधारा के खिलाफ ही होते हैं, कभी अन्य पार्टी में होते हैं, तो समाजवादी पार्टी के जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव उनके फोटो के साथ अभद्रता होती है, ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जाता है, फिर आपके मन में टीस नहीं उठती है कि ये क्या कर रहे हैं लोग? नहीं, हम समाजवादी लोग हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, उनको डिसीजन लेना है। जो उनका डिसीजन होगा, वो किसको प्रत्याशी बना रहे हैं, किसको नहीं बना रहे हैं, उनका डिसीजन हम लोगों के लिए भगवान का डिसीजन है, जिसको वो चाहेंगे। लेकिन प्रदेश की, जनपद की हमारे जनता जानती है। मेरा तो यही कहना है कि कोई भी पार्टी के साथ, जिस पार्टी के साथ रहो, पूरी वफादारी से, ईमानदारी से रहो। चाहे आप जिस भी दल में रहो, वो दल ही हमारी माँ है और उस दल के जो नेता हैं वो भगवान के रूप में होना चाहिए। कि जिस दल में रहो पूरी ईमानदारी से, वफादारी से। मैं कहने के लिए क्षत्रिय हूँ, ठाकुर हूँ, और ठाकुरों का कर्तव्य बनता है, उनका धर्म है सबसे पहले कि जिसके साथ रहो वफादारी से रहो, ईमानदारी से रहो। उसका मैं पालन करता हूँ और करता रहूँगा। कई नेता जो हैं समाजवादी छोड़ के भाजपाई हो गए, शाहजहांपुर में ही उनको टिकट नहीं मिला, वो भाग के दूसरी तरफ चले गए। तो आपको भी ऑफर आ रहे हैं, आप क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं? ऐसा है, हम लोग क्षत्रिय समाज से आते हैं जी, और क्षत्रिय समाज के लोगों का इतिहास रहा, आपने पढ़ा भी होगा, आप भी क्षत्रिय समाज से हो, आपने देखा भी होगा। क्षत्रियों का इतिहास रहा। आज लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर वही ब्लड है। जीवन में जो आपके साथ बुरे वक्त पे आपके खड़ा हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति को हो, उसका कभी जीवन में एहसान मत भूलिए। जब मेरा बुरा वक्त था, मुझको समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया। आज उनकी सरकार नहीं है तो मेरा फर्ज क्या है? मैं
किसान का बेटा हूं, उसके बाद में प्रदेश में टॉप लेवल का व्यापारी था। अगर मुझे पैसे का लालच होता, मेरे पास बहुत ऑफर आए कि आपको प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलवाते हैं इस समय बीजेपी में, आपको भी उनके माध्यम से बीजेपी ज्वाइन कराते हैं, लेकिन मैं उस परिवार का सच्चा सिपाही हूं, इस पार्टी का सच्चा सिपाही हूं जो मेरे साथ बुरे वक्त पे था। मेरा फर्ज है आज उनके साथ, उनकी सरकार नहीं है, मरते दम तक उनका एहसान नहीं भूलूंगा। मुझे अगर लालच होता तो मैं किसी मंत्री को पकड़े बैठा होता, मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था, मैं पैसा पैदा कर रहा होता। पूरे प्रदेश के अंदर कोई आदमी उंगली उठा के कह दे बीजेपी का कि मैं कभी उसके पास किसी काम के लिए गया हूं, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैं उस परिवार का था, उस परिवार का हूं, उस परिवार का रहूंगा। टिकट अपनी जगह पे है कि कौन कहाँ जाता है उससे मुझे मतलब नहीं। मैं उस परिवार का, समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ, सिपाही था और सिपाही रहूँगा। जिसको भी टिकट मिलेगा उसको लड़ाऊंगा। अगर हम पर विश्वास वो करते हैं तो मुझे विश्वास है ददरौल की जनता पूरा आशीर्वाद और प्यार हमारे साथ बनाए रखेगी, मुझे भरोसा है। तो आप क्षेत्र में जाते हैं तो क्षेत्र में ये तो पता लगा होगा कि जनता की मूल समस्याएं क्या हैं, जनता बताती होगी आप? जनता की मूल समस्याएं, देखो सबसे बड़ी इस समय जो समस्या है, क्षेत्रीय समस्या है हर जनपद की और हर क्षेत्र की, वो जंगली गाय की है। हाँ, ये तो गाय को हम लोग माँ मानते हैं जी। हम लोग कोई नहीं चाहेंगे कि गाय की हत्या हो जी। जो आज से पहले गाय के साथ इस बीजेपी ने जो गाय पे प्रतिबंध लगाया है जी, जिस तरीके से गाय इस समय मर रही है आप लोग देखते होंगे। आए दिन जो हमारे किसान भाई हैं वो अपनी फसल बचाने के लिए खेतों में तार लगा देते हैं। तारों में फंस के कट के गाय कट जाती हैं और कटने के बाद उनकी जख्म बन जाती है। जख्म बनने के बाद धीरे धीरे वो जख्म सड़ने लगती है और सड़ने के बाद सड़ के हमारी गौ माता और हमारे मर रही हैं। उसके बाद आप देखते हो रोडों पे आए दिन आपको, अगर आप कलान से आए होंगे, यहाँ आए होंगे, अभी तो आपको एक आध गाय या सांड रोड पे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा पड़ा हुआ। रोडों से एक्सीडेंट हो रहे, कितने हमारी युवाओं की जान जा रही, हमारे बुजुर्गों की जान जा रही गाय या सांड के चक्कर में। सरकार ने अगर गाय को रुकवाया है तो गाय का व्यवस्था करना चाहिए। एक ग्राम सभा लेवल पर हर ग्राम पंचायत में इनको गौशाला बनाना चाहिए। जो गौशाला खाली बनाने से काम नहीं चलेगा, उसकी व्यवस्था करना चाहिए। गाय की जब गौशाला आपने बनाया है तो उसमें खाने की व्यवस्था है, वहां पानी की व्यवस्था है। मैंने कई जगह देखा है गौशाला तो इन्होंने बना दिए, लेकिन वहां कोई खाने की, पीने की, गाय के लिए कोई व्यवस्था नहीं। अगर 2-4 गाय, मैंने एक गौशाला ऐसा देखा भी है कि जहां 10-12 गाय बंद थी और भूख के कारण वहां 2 गाय की मौत हो गई और 4-5 दिन उनकी डेड बॉडी पड़ी रही वहां पर। उसके बाद मुझे जानकारी मिली, मैंने अपनी जीसीबी से उस गाय को वहां से गड्ढा खुदवाकर उनको गड़वाने का कार्य किया, दफनाने का कार्य किया। सरकार के कोई लोग देखने नहीं गए। तो खाली गौशाला बनाने से काम नहीं चलेगा। और एक विधानसभा में आपने अगर 2 गौशाला बना दिए उससे समाधान नहीं होगा। एक गांव में 1-1 हजार गाय है, सही बात है। तो उनके लिए हर ग्राम सभा लेवल पे एक गौशाला हो और उसमें पूरी व्यवस्था उनको खाने पीने की, उनकी देखभाल के लिए वहां लोग हों, तभी इस गाय की समस्या से समाधान हो पाएगा। दूसरा जो हमारे मेन मुद्दा, हमारे किसान भाई, उनकी सिंचाई की व्यवस्था जो समाजवादी पार्टियों में होती थी, मुफ्त सिंचाई होती थी, नहरों से, ट्यूबवेलों से बिजली मुफ्त व्यवस्था रहती थी, ये सब व्यवस्था हमारे किसानों को मिलना चाहिए। कि आज के जमाने में किसान नहीं होगा तो हम लोग तुलना करिए, सोचिए, विचार करिए। अगर किसान जिस दिन नहीं होगा देश में, किसान फसल पैदा नहीं करेगा तो हम लोग कैसे चलेंगे, कैसे जिएंगे? खाने के लिए इसको सोचिए। पैसा खा के काम नहीं चलेगा। तो किसानों को आगे बढ़ाने के लिए इस सरकार को कोई योजना निकालना चाहिए। इस सरकार में किसानों को ठगने का कार्य किया गया, उनका दमन करने का कार्य किया गया। किसानों की कोई, उनको सरकारी रेट नहीं मिल पा रहा। उनकी फसल आप देख रहे हो, धान गेहूं की फसल पे कोई, इतनी महंगाई को देखते हुए उनकी धान गेहूं की फसल में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, गन्ने की फसल में कोई बढ़ोतरी नहीं की, आलू की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। किसानों को उनका भरपूर, जब जिस तरीके से वो लागत लगाते हैं, उनको भरपूर उसका धन मिलना चाहिए जिससे उनके चेहरे पर रौनक रहे। खेती करने से आज हमारा किसान भाई बच रहा है, पीछे हट रहा है। इसलिए हट रहा है कि उनको भरपूर, उनका जो उनकी लागत भी वापस नहीं आ पा रही, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब कुछ सवाल हैं जो युवाओं की तरफ से हैं, तो स्पेशली आपसे पूछेंगे। लड़कों ने कहा है कि जब भी जाओ भैया के पास पूछना कि लखन भैया किस बात का शौक रखते हैं, शौक क्या है लखन भैया का? देखो, जीवन में शौक, जीवन में यह शौक करना चाहिए, जीवन में कभी किसी के साथ बुरा मत करिए जी, कभी किसी से जलने की सोच मत रखिए। अगर हमारा कोई साथी है, हमसे छोटा है या बड़ा है, और वो आगे बढ़ रहा है,
अगर वो हमारा सम्मान करता है, नहीं भी करता, अगर हमारा कोई बीच का है आगे बढ़ रहा, तो हमको खुश होना चाहिए, उसको शाबाशी देना चाहिए। बुरे काम से बचिए और जो अपने मिलने वाले हैं उनको बुरे काम से दूर रखिए, अच्छी नीतियां रखिए, लोगों की मदद करने का प्रयास करिए, लोगों की जमीनों प्रॉपर्टियों पे चाहे कितने करोड़ों की हो, आपको अगर किसी की हक छीन के आपको मिल रही हो, उन चीज़ों से दूर रहिए, गलत कामों से दूर रहिए, अच्छी राह पे चलिए, अच्छे संस्कार लोगों को दीजिए, अच्छा करने की सोचिए कि आप एक दूसरे की कैसे मदद, इससे शौक करिए ना, आप कैसे किसी की मदद कर सकते हो, आप किसी के चेहरे पे कैसे मुस्कान ला सकते हो, ये शौक रखिए। हम तो जीवन में यही शौक रखते हैं, कोई बुरा कार्य नहीं करते हैं, बुरा काम नहीं करते हैं, बस हाँ अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा घूमते हैं, ये शौक रखते हैं, घूमने फिरने पहनने खाने की शौक है। बाकी जीवन में कभी किसी पूरे जनपद के अंदर कोई कह दे, मैं डंके के साथ कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में किसी का बुरा किया हो, किसी के 1 रुपए की बेईमानी की हो, किसी की 1 रुपए की जमीन कब्जा की हो, हाँ जीवन में अगर मैं कुछ कर पाया तो लोगों की मदद करने का प्रयास किया, लोगों के चेहरे पे खुशी लाने का प्रयास किया, मुस्कान लाने का प्रयास किया, और इसी सोच को लेकर जीवन में आगे बढ़ रहा हूं, और जब तक जिंदा हूं इसी को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। ये एक और युवाओं की तरफ से ही सवाल है, ये कहा गया जरूर पूछेगा कि आप इस उम्र में भी टीन एज के दिखते हैं, तो ये फिटनेस का राज क्या है? सबसे बड़ी दौलत हमारी क्या है? हमारा शरीर। सही है। अगर हमारे पास अरबों खरबों रुपया हो और हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो उस पैसे का क्या करिएगा? आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन खाने के लिए बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन वो सही से खा नहीं पाते हैं, सही से पहन नहीं पाते हैं, सही से चल नहीं पाते हैं। क्यों? कि शरीर को कोई मेंटेन नहीं किया। सबसे बड़ी दौलत, बहुत से शरीर को लेके हमारे इतने आलसी लोग हैं कि पैसा बहुत है लेकिन शरीर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, कम एज में ही इस दुनिया से चले जाते हैं और कोई शौक नहीं कर पाते, सब यहीं रखा रह जाता है। जिसकी आ जाएगी ऊपर से तो कोई उसको नहीं रोक सकता, जिस दिन भगवान जिसको बुलाना चाहेंगे वो चला जाएगा। लेकिन जीवन का एक उद्देश्य रखिए, फिट रहना सबसे बड़ी हमारी दौलत है। इसलिए अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए और फिटनेस पे पूरा ध्यान दीजिए। 1 से 2 घंटा सुबह में उठ के शरीर के लिए जरूर दीजिए। मेरा सबसे प्रार्थना है कि जो भी हमारे युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, फिट रहने की कोई उम्र नहीं है। आप किसी उम्र पे भी, आप जवान हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं या मीडियम क्लास हैं, किसी समय भी आप फिट रहने के लिए आप सक्षम हैं। पूरा 1 से 2 घंटा सुबह में आप अपने शरीर को जरूर दीजिए। सभी से मेरी अपील है, प्रार्थना है, विशेषकर युवाओं से, कि आप सभी लोग 1 घंटे 2 घंटे का समय निकाल के अपने शरीर पे जरूर ध्यान दीजिए कि सबसे बड़ी दौलत हमारा शरीर है। युवाओं के लिए कोई संदेश, जो युवा राजनीति, आपने देखा है युवाओं की जो चाहत है, हर पार्टी रखती है कि हमारे साथ युवा ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, तो राजनीति में जो लोग युवा आना चाहते हैं उन युवाओं के लिए क्या संदेश है, क्या करें, वो कैसे? हमारा आपके चैनल के माध्यम से विशेषकर ददरौल विधानसभा और पूरे शाहजहांपुर जनपद के जितने युवा साथी हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, अपील है, आगे बढ़ें, अपने पैरों पे खड़े होने का प्रयास करें। मैं अपने बारे में, आपने जब युवाओं की बात कही तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मित्रों, मैं एक किसान का बेटा था। आप लोग हमको जानते होंगे। मैं अपने घर से जब आया था, मैं घर से जब बाहर निकला, घर से, आज हमारे पिताजी हैं, हमारा पूरा परिवार है। मैं एक सुई होती है कपड़ा सिलने वाली, वो भी मैं अपने घर से लेके नहीं आया हूँ। एक सुई होती है कपड़ा सिलने वाली, मैंने अपने घर से नहीं ली। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी ईमानदारी से कभी जीवन में झूठ नहीं बोला, फ्रॉड नहीं किया, बेईमानी नहीं की। आज जो कुछ है आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ है, लेकिन एक सुई घर से लेके नहीं आया था और पूरी अपनी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत पे फोकस किया। आज आप लोगों के आशीर्वाद से खाने पीने की कोई कमी नहीं है। इसलिए अगर आप लोग ठान लोगे, जो हमारे युवा हैं, जो चीज़ आप ठानोगे कि हमको ऐसा करना है, उसमें आपकी लगन के साथ आप आगे बढ़ोगे, निश्चित ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको कामयाबी मिलेगी। और जो आपका भाई कभी भी याद करिएगा, मैं पूरे जनपद के युवाओं से आह्वान कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जहाँ पर हमारी ज़रूरत होगी हमारे युवाओं के लिए, हमेशा यह भाई आपके लिए खड़ा मिलेगा। जहाँ पर ज़रूरत हो, जहाँ चलना होगा, आपके सम्मान के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए, आपके रोजगार के लिए, ये आपका भाई आगे बढ़ के हमेशा आपका सपोर्ट करेगा और आपको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आपका साथ देगा।
तो लखन भैया, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और आपके चैनल के माध्यम से पुनः सभी जनपद वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक लखन प्रताप सिंह। आप अपना आशीर्वाद और प्यार सभी लोग हमारे साथ बनाए रखिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, आज का प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है। बहुत जल्द एक नए मेहमान के साथ अगले कार्यक्रम में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।